नेशनल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं नीतीश शुक्ला आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत खुशी की बात है कि आज सुबह सुबह जब आप अखबार खोले होंगे या अपना मोबाइल खोले होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि समीक्षा अधिकारी का जो बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी वह फॉर्म आप लोगों के समक्ष आ गया है और कल से फॉर्म भरा जाएगा। आप लोग अगर OTR नहीं किए हैं तो OTR कर लीजिए और फॉर्म जो है जल्दी से जल्द भर लीजिए और अपने लक्ष्य के प्रति जो है समर्पित होकर लग जाइए। जो अभी तक नहीं लगा है उसके लिए भी मौका है कि अब से भी अगर लगेगा तो भी जो है लग जाएगा। सीटें 400 प्लस हैं, ये आप जानते हैं, और ये सीटें जो है 500 प्लस हो जाएगा। संभावित एग्ज़ाम डेट जो है 4 फरवरी है, बदलाव हो सकता है, लेकिन आप मान के चलिए 90% जो है 4 फरवरी को ही जो है एग्ज़ाम होगा। हम बात करेंगे अपने वार्षिक करंट अफेयर, अब जल्दी जल्दी ले आएंगे और ख़त्म कर देंगे इसको। आप चिंता मुक्त रहिए, अगस्त से अगस्त का ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग मंथली मैगजीन शुरू करेंगे और ख़त्म कर देंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर का जो यह अंतिम भाग है। कौन सा भाग है? अंतिम भाग। किसी भी चीज़ का जब लास्ट होता है, शुरू से होके अंतिम तक प्रक्रिया पहुंचती है, तो उसके बाद एक खुशी महसूस होता है। वही खुशी आप लोग भी महसूस कर रहे होंगे कि आज जो है इस करंट अफेयर का अंतिम भाग है, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर का। तो 2 चीज़ हो चुका है, राष्ट्रीय हो गया और अंतर्राष्ट्रीय हो गया। ठीक, आइए हम अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के भाग में जो है पहले टॉपिक को देखते हैं क्या है। तो देखिए, पहला टॉपिक है 95वां ऑस्कर पुरस्कार 2023। कौन सा? 95 ऑस्कर पुरस्कार 2023 मिला है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, एग्ज़ाम में छप जाएगा एक क्वेश्चन, और आप लोग जो है अगर नहीं सुने रहेंगे, नहीं ध्यान से देखेंगे तो गलती कर रहेंगे। जहाँ गलती नहीं करना है वहाँ गलती कर देते हैं, और जहाँ सही करना है वहाँ सही नहीं करते हैं। तो ध्यान दीजिए, खूब ध्यान से पढ़िए, कंसंट्रेट होकर पढ़िए। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो है अवार्ड किसको मिला है? तो ये फिल्म का नाम है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। क्या है? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। तो आपसे पूछेगा कि ऑस्कर फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, तो आपको आंसर देना है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। पहला जो है आपको सवाल जो है यही पूछेगा और इसका आंसर यही देना है। एग्ज़ाम में मान के चलिए कि 90% संभावना है कि अगर ये क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से ऑस्कर से तो यही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, आइए अगला देखते हैं। निर्देशक कौन था? सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर डेनियल क्वान एंड डेनियल स्किनटर्न। डेनियल क्वान एंड डेलियन स्किनटर्न। इसकी संभावना कम है पूछे जाने की, लेकिन आप जो है याद करके जाइए, कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है। अभी टाइम है, यह नहीं है कि क्रैश कोर्स लेके आए हैं। पूरा फुल लेंथ से पढ़िए, कोई चिंता नहीं करना है। दिसंबर तक कोशिश करिए कि सारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए। जनवरी से जो है हम भी रिवीजन कराएंगे और आप भी रिवीजन करिए। ठीक, डेनियल क्वान एंड डेलियन स्किनटर्न। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? मिशेल यो। मिशेल यो जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है इसकी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? ब्रेंडन फ्रेजर। तो आपको जो है ध्यान देना है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म पूछेगा तो आपको एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस मानना है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, इसको हीरोइन जैसे कहते हैं बॉलीवुड में, वहाँ भी यही कहते हैं, मिशेल यो। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एक्टर जो है ब्रेंडन फ्रेजर होगा। ठीक, यह याद रखना है आपको। आइए आगे देखते हैं। अब देखें भारतीय लोगों के लिए, चाहे भारतीय फिल्मों के विषय में क्या चीज़ मिला है सर्वश्रेष्ठ में। आइए देखते हैं। देखिए, सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म की बात करेंगे तो आंसर होगा द एलिफेंट विस्पर्स। द एलिफेंट विस्पर्स। इसका निर्देशक कौन था? कार्तिकी गोंसाल्वेस होता है। कार्तिकी गोंसाल्वेस ने जो है इसका निर्देशन किया था। किस पिक्चर का? द एलिफेंट विस्पर्स। ये भारतीय हैं तो इसका जो है पूछा जा सकता है, यह भारतीय फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ संगीत श्रेणी का ऑस्कर, जितनी भी परीक्षाएं हुई है पिछले दिनों में, जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं,
या मान के चलिए चाहे अधीनस्थ की परीक्षाएं, चाहे आयोग की परीक्षाएं, चाहे एसएससी की परीक्षाएं, जो भी परीक्षाएं कंपटीशन जहां भी जुड़ा हुआ है, नाटू नाटू गीत जो है पूछा ही गया है। हम आशा करते हैं कि आप यह मूवी भी देखे होंगे और जानते भी होंगे। तो सर्वश्रेष्ठ संगीत श्रेणी का ऑस्कर किसको मिला है? नाटू नाटू गीत को। नाटू नाटू गीत है उसमें। यह फिल्म कौन सी है? RRR है, देखे होंगे, अच्छी मूवी है। अगर नहीं देखे हैं तो देखते रहिए, मूवी भी देखते रहिए, मनोरंजन करते रहिए, तभी पढ़ाई में मज़ा आएगा। अदरवाइज केवल किताब लेके बैठेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। थोड़ा मनोरंजन जरूरी है। तो सर्वश्रेष्ठ संगीत श्रेणी का ऑस्कर अगर पूछेगा तो नाटू नाटू गीत है। अब पूछेगा इसके संगीतकार कौन है, तो आपको आंसर करना है M.M. कीरावानी। संगीतकार कौन होंगे? M.M. कीरावानी। ये पूछा जा सकता है, ठीक। गीतकार कौन है? चंद्र बोस हैं। इसी नाटू नाटू गीत के बारे में सारी जानकारी है। तो संगीतकार कौन है? M.M. कीरावानी। गीतकार कौन है? चंद्र बोस हैं। गाया कौन है इसको? गायक कौन है? राहुल सिपलीगंज एवं काल भैरव। गायक कौन है? राहुल सिपलीगंज एवं काल भैरव है, ठीक। दीपिका पादुकोण जो है ऑस्कर प्रस्तुतकर्ताओं उद्घोषकाओं में शामिल रही। ऑस्कर प्रस्तुतकर्ताओं में दीपिका पादुकोण जो बॉलीवुड अभिनेत्री हैं वह शामिल रही। तो आपसे आंसर क्वेश्चन पूछेगा कि ऑस्कर प्रस्तुतकर्ताओं में कौन सी भारतीय अभिनेत्री शामिल रही, तो आपको आंसर लगाना है दीपिका पादुकोण। इसके पहले जब पूछा जाएगा तो प्रियंका चोपड़ा थी, लेकिन अब जो है दीपिका पादुकोण है। कौन सा ऑस्कर अवार्ड है, तो आपको आंसर देना है 95 हुआ, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है अगला टॉपिक है लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2023। कौन सा? लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2023। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जानते रहिए। शीर्ष पे कौन है? डेनमार्क है। अंतिम पे कौन है? दक्षिण सूडान है। भारत की रैंकिंग क्या है? 103 है, 103 है। तो लेगाटम समृद्धि सूचकांक में भारत की रैंकिंग 103 है, इसको ध्यान देते रहिए, ठीक। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। इंपॉर्टेंट आ गया, देखिए अब यहाँ आपको जो है सजग हो जाना है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023, ठीक। शीर्ष पे कौन है? सिंगापुर है, याद कर लीजिए। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की जब बात होगी तो शीर्ष पे जो है टॉप पे कौन है? सिंगापुर है। भारत का रैंक जो है 131 है। भारत का रैंक कैसा है? 131 है। तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में पूछेगा भारत की रैंकिंग कितनी है? 131। नंबर 1 पे कौन है? सिंगापुर। यह क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक। अगला टॉपिक देखिए, द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट। एक मिशन शुरू हुआ है क्लाइमेट के लिए जिसका नाम है एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट। इस मिशन में जो है भारत जो है शामिल हुआ है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट में शामिल होने वाला देश बताइए, तो आपको जो है आंसर क्या करना है? भारत लगाना है, ठीक। भारत जो है वैश्विक प्रतिस्पर्धा में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो आप भारत लगाइए इसका। यह कौन शुरू किया है? USA और UAE की संयुक्त पहल है, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात की जो है संयुक्त पहल है। कौन सी? द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट, ठीक। ध्यान से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थोड़ा आप जो है अपने GF-BF वाला जो काम है उससे बच के रहिए और ध्यान यहाँ लगाइए, ठीक। आइए अगला क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट इस पे लगा लीजिएगा। इस परीक्षा में जो है इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा, इस पे जो है 100% जो है परीक्षा में आएगा। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023। जब इंटेलेक्चुअल की बात की जाएगी, तो कौन सा देश शामिल होंगे, तो आपको जो है कॉमन सेंस का यूज करना है। कौन से जो विकसित देश होंगे वही शामिल होंगे, ठीक। तो पहले नंबर पे कौन सा है? देखिए USA सबसे विकसित, UK, फ्रांस। अगर इंटेलेक्चुअल जो है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक की बात करेगा तो आपको ध्यान दे लेना है एकदम से कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिकता के मामले में जो है सबसे पहले USA ही रहेगा। तो आपको आंसर क्या लेना? पहला पे USA है, दूसरा पे UK है, तीसरा पे फ्रांस है, ठीक। आगे देखिए, भारत की रैंकिंग देखना है तो 42 है। ये पूछा जाएगा और पूछा जाता है। भारत की रैंकिंग 42 है। भारत को भी काफ़ी हद तक सुधार करना है,
काफ़ी मेहनत करना है, भारत के युवाओं को इनोवेशन करना है, R&D का जो है आगे बढ़ाना। R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट को जो है काफ़ी आगे बढ़ाना है। उनके बजट का जो है काफ़ी कम बजट हमारे यहाँ प्रयोग होता है, इसलिए जो हम R&D में उतने आगे नहीं है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं हम लोग और आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, अभी देखिए जो है एशियन गेम्स जो हुआ है, 100 मेडल भारत प्राप्त कर गया, बहुत खुशी की बात है। एशियन गेम्स पे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा, आरओ में लिख के ले लीजिए, आरओ में इस गेम पे पूछा ही जाएगा एशियन गेम्स पे। उसका हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे पूरा एशियन गेम्स पे। ठीक, लेकिन ध्यान देते रहिए आप। चौथे रैंक पे है इस बार, सबसे सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। आइए यहाँ देखते हैं भ्रष्टाचार बोर्ड सूचकांक। भ्रष्टाचार चारों तरफ होता है, सब लोग भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं और एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं। तो आइए देखते हैं भ्रष्टाचार बोर्ड सूचकांक 2022 में रैंकिंग क्या है। पहले पे जो है डेनमार्क है, दूसरे पे जो है फिनलैंड है और तीसरे पे न्यूजीलैंड है। सबसे कम भ्रष्टाचार है। आप यह मत सोच लीजिएगा कि इन देशों में सबसे अधिक भ्रष्टाचार है। सबसे कम भ्रष्टाचार है डेनमार्क में, फिनलैंड में, न्यूजीलैंड में। जहाँ जो है सबसे कम भ्रष्टाचार होगा, लोग जागरूक होंगे, तो वहाँ की अर्थव्यवस्था अपने आप तेज़ी से विकास करेगी। ठीक, भारत की रैंकिंग पूछी जाएगी आपसे तो 85 है। भारत की रैंकिंग कितनी है? 85 है। ठीक, आइए आगे देखते हैं। वासेनार व्यवस्था का अध्यक्ष भारत हुआ है। पुरानी न्यूज़ है लेकिन आप जान रहे होंगे इसको। 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 को जो है भारत की अध्यक्षता खत्म हो जाएगी। कौन सी व्यवस्था का अध्यक्ष है भारत? वासेनार व्यवस्था का। आपका क्या काम है? वासेनार व्यवस्था को जो है आप गूगल करिए। क्या करिए? गूगल करिए और देखिए कि यह व्यवस्था क्या है। जब ऐसे आप करके देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक, अब आइए देखिए टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 कौन बना है? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर को जो बहुत चर्चाओं में रहता है उसी को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का जो है पुरस्कार प्राप्त किया होता है। तो इस बार टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार कौन सा है पाया है? तो वोलोडिमिर जेलेंस्की। जेलेंस्की क्या है? यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। यह पुरस्कार दिसंबर में दिया जाता है, दिसंबर या जनवरी में दिया जाता है। तो जब तक आपका परीक्षा होगा तब तक 2024 का जो है आ गया रहेगा, तो इसलिए इस पे नज़र बनाए रखिएगा। ठीक, फोर्ब्स जो है विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी करता है। उसमें उर्सुला वान डेर लेयन जो है जर्मनी की यूरोपीय आयोग की जो अध्यक्ष हैं वो पहले नंबर पे है। ये भी जो है फोर्ब्स की सूची जल्द ही जारी होगी 1-2 महीने बाद, उस पर आप नज़र बनाए रहिएगा। ये पुरानी खबर है लेकिन ध्यान रखिए, हो सकता है पुराना ही पूछ दे। तो फोर्ब्स की सूची के अनुसार सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं कौन होगी? तो होगी उर्सुला वान डेर लेयन, जर्मनी की यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं। अगर भारत की बात होगी तो भारत में सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली महिला कौन होगा? जो भारत का फिनांस मिनिस्टर इस समय है, कौन है? निर्मला सीतारमण है। कौन से स्थान पे है? 36 स्थान पे, 36वें स्थान पे। देखिए अभी भी भारत कितना पीछे है, 36वें स्थान पर जो है भारत की कोई महिला सबसे शक्तिशाली है। ठीक, आइए देखिए कुछ सम्मेलन देख लेते हैं हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की बात कर लेते हैं। देखिए 23वां जो है शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन कौन सा है? 23वां की बात कर रहे हैं। 23वां शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन, यह जो है वर्चुअल प्रारूप में आयोजित हुआ है, भारत की अध्यक्षता में हुआ। वर्चुअल प्रारूप समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे होंगे तो समझ लीजिए। वर्चुअल प्रारूप में डिजिटल रूप में आप यहाँ बैठे हैं, चाइना वाले अपने यहाँ बैठे हैं, US वाले अपने यहाँ बैठे हैं, मतलब जो जहाँ बैठा हुआ है वहीं से जो है इसका भाग ले रहा है। तो SCO में भारत की अध्यक्षता में हुआ है, वर्चुअल प्रारूप में हुआ है। और इसमें क्या हुआ? ईरान जो है SCO का 9वां सदस्य बना है। तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन SCO की बैठक में 9वां सदस्य कौन बना है, तो आपको आंसर लगाना है ईरान। ठीक, और 2024 का SCO शिखर सम्मेलन कहाँ होगा, तो आपको आंसर लगाना है कजाकिस्तान में। यह जो है वर्चुअल प्रारूप में नहीं हुआ, कोविड की वजह से चीज़ें जो है वर्चुअल प्रारूप में हो रही थी, लेकिन अब जो है फिजिकल हो रही हैं। ठीक, भौतिक रूप से। तो SCO शिखर सम्मेलन 2024 का कहाँ होगा? कजाकिस्तान में होगा। ठीक, ध्यान से पढ़ना है, एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला, वायासाप ग्लोबल साउथ समिट जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है? भारत द्वारा शुरू किया गया है, वर्चुअल प्रारूप में हुआ है। ठीक, पूछेगा आपसे इंपॉर्टेंट क्यों है कि वायासाप ग्लोबल साउथ समिट जो है भारत द्वारा आयोजन किया गया है। किसके द्वारा आयोजन किया गया है?
जब बात भारत की आ जाएगी तो वो खबर जो है इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। पुरानी खबर है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। वायसा आप अगर ग्लोबल की बात होगी तो भारत की बात याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15 की बात अब कर रहे हैं। जो सर आपको इन्वायरमेंट इकोलॉजी इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं, आपसे इस पर चर्चा किए होंगे कि संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन कैसा है। आपको उनका वीडियो देखना चाहिए। COP15 की बात हो रही है तो COP15 जो है प्रथम चरण जो है चाइना में हुआ था। इसका देखिए, प्रथम चरण चाइना में हुआ था, वर्चुअल माध्यम से हुआ था, ठीक। इसका द्वितीय चरण हुआ है, दूसरा चरण जो है 7 से 19 दिसंबर 2022 के मध्य हुआ है। कहाँ पे हुआ है? मॉन्ट्रियल है। मॉन्ट्रियल कहाँ पे है? कनाडा में है। तो मॉन्ट्रियल कनाडा में आयोजित हुआ है। तो आपसे पूछेगा COP15 का जो है कहाँ पे बैठक हुई है, तो आपको दूसरा चरण तो मॉन्ट्रियल कनाडा आंसर लगाना है, ठीक। इस सम्मेलन में जो है कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क अपनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको बहुत ध्यान से देखना है, एकदम सजग हो जाइए। कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, आप अपने कॉपी में जो है इसको नोट कर लीजिएगा। कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क अपनाया गया है इसमें। यह क्या है? इसके अंतर्गत क्या है? इसके अंतर्गत जो है 4 उद्देश्यों और 23 लक्ष्यों को शामिल कर, जिन्हें 2030 तक प्राप्त करना है। अब देखिए ध्यान से, कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क में क्या अपनाया गया है? 4 उद्देश्यों मतलब 4 गोल्स को अपनाया गया है, 23 टारगेट को अपनाया गया है। और कब तक प्राप्त करना है इसको? 2030 तक प्राप्त करना है। पूछ देगा आपसे कि कब तक प्राप्त करना है, सन पूछ देगा, तो आपको आंसर लगाना है 2030 तक, ठीक। अगला कहाँ होगा? COP16 जो है 2024 का तुर्की में आयोजित होगा। आपको यह तुर्की जानकारी रखना है। COP16 कहाँ होगा? 2024 का तुर्की में होगा, ठीक। आइए, G20 शिखर सम्मेलन बहुत चर्चाओं में है। भारत में बैठक हुई है, हाल ही में सफल बैठक भारत में हुई है और भारत का डंका बजा है पूरे विश्व में। इससे भारत जो है अपने स्तर को ग्लोबल परिप्रेक्ष्य में जो है मजबूत किया है, ठीक। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए। लेकिन पुराना देखिए, G20 शिखर सम्मेलन जो है 17वां जो है बाली इंडोनेशिया में हुआ था। जो 2022 का G20 सम्मेलन हुआ था 17वां बाली इंडोनेशिया में हुआ था। जो 18वां सम्मेलन है G20 का वह भारत में हुआ था। तो G20 सम्मेलन का पूरा वीडियो हम लेके आएंगे। जो भारत में हुआ सम्मेलन, कहाँ क्या हुआ, इस सम्मेलन में क्या क्या हुआ, कौन राष्ट्र आए, कौन राष्ट्र नहीं आए, यह भी चर्चा का विषय है। जैसे चाइना और रसिया जो है इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया, प्रधानमंत्री उसके भाग नहीं लिए, वो राष्ट्रपति उस मतलब चाइना के राष्ट्रपति और रसिया के जो है राष्ट्रपति जो पुतिन जो है भाग नहीं लिए। उनके जगह पे उनके जो है प्रतिनिधिमंडल आए, उनके प्रतिनिधिकर्ता आए जो भाग लिए इसमें। तो हम बात करेंगे क्यों नहीं भाग लिए, क्या उससे परेशानी है। इसका केंद्रीय विषय जान लीजिए क्या है, वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य। G20 की बात करेगा और क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे अगर परीक्षा में कंपटीशन के, तो आपसे पूछा जाएगा कौन सी बैठक थी, तो 18वीं थी। कहाँ हुआ? भारत में हुआ। और इसका केंद्रीय विषय क्या था, तो वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य। आपको याद कर लेना है यह वसुधैव कुटुंबकम या भारत का बहुत पहले से नारा रहा है कि भारत जो है पूरे पृथ्वी को परिवार मानता है। तो उसी आधार पर जो है वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य की बात करता है, ठीक। G20 डिजिटल इनोवेशन शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? भारत के बंगलुरु शहर में। आपसे पूछ सकता है G20 डिजिटल इनोवेशन शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो भारत के बंगलुरु में हुआ है, ठीक। फिर देखिए अगला, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 UNFCCC जो है UNFCCC के पक्षकारों का सम्मेलन था। यह 27वां सत्र था। कौन सा सेशन था? 27वां सेशन था। तो देखिए COP27 जो है कहाँ हुआ? शर्म एल शेख मिस्र में। मिस्र की जगह है शर्म अल शेख। तो आपसे पूछा जाएगा COP27 जो है जो UNFCCC के पक्षकारों के सम्मेलन है 27वां, वो कहाँ पे हुआ? शर्म अल शेख मिस्र में हुआ। COP28 कहाँ पे होगा? तो आपको देखना 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 के बीच दुबई UAE में आयोजित होगा। मतलब जल्द ही जो है 30 नवंबर से जो है इसकी बैठक होने वाली है। कहाँ पे? दुबई UAE में आयोजित होने वाला है। तो इस प्रकार जो है
हम इस सारे सम्मेलन को जो है देख लिए। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर का जो है यह अंतिम भाग था, पूरा हुआ। हम इसके बाद अगला करंट अफेयर लेके आएंगे। वार्षिकी को हम जल्दी ख़त्म करके फिर जो है हम आगे बढ़ेंगे। इस प्लेटफॉर्म पे आपको हिंदी की कक्षाएं मिल रही हैं, आपको जो है इन्वायरमेंट इकोलॉजी की कक्षाएं मिल रही हैं। जल्द ही हम एक लूसेंट सीरीज लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए जीएस की। आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, इसको पढ़ लीजिएगा, बार बार देखिएगा, रिवीजन करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।